स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा के सबसे पॉश इलाके में एक पेंट हाउस है। इस पेंट हाउस के अंदर एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है जो कई घंटों से धाड़े मार मार के रो रहा है, क्योंकि जब उसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये नौजवान जिस पेंट हाउस में है, इस पेंट हाउस की मालियत इस वक्त $1 मिलियन से ऊपर है और ये पेंट हाउस इसने मॉर्गेज पे लिया था और आज इसका इस पेंट हाउस में आखिरी दिन है। कुछ घंटे में इसने ये पेंट हाउस वेकेट करना है। कुछ अर्सा पहले तक इसके पास सब कुछ था। इसके पास एक जबरदस्त नौकरी थी, माशरे में इज्जत थी, एक गाड़ी थी, एक स्पोर्ट्स कार थी और ये पेंट हाउस था। इसके अलावा एक खूबसूरत बीवी भी थी, लेकिन अब इसके पास न वो गाड़ी बची है, न दोस्त बचे हैं, न नौकरी बची है। ये पेंट हाउस जाने वाला है और इसकी बीवी भी इसके साथ नहीं रहती। ये नौजवान चूंकि एडिनबरा में रहता है, वहीं पला वहीं बड़ा, तो फौरन आपके दिमाग में पहला थॉट ये आएगा कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बुराई होगी जो उसको इस मकाम तक ले आई होगी। हैरानगी की बात यह है कि इस नौजवान में कोई ऐसी बुराई नहीं है। ना ये सिगरेट पीता है, ना शराब पीता है, ना ये ड्रग्स करता है, ना इसे क्लबिंग का पार्टिंग का शौक है, ना ये वोमनाइजर है। तो फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इस मकाम तक पहुंचा? इसकी कहानी एक सच्ची कहानी है। पेशे के लिहाज से ये नौजवान चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसने अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल करके ACCA किया, BPP में पढ़ता रहा, आर्टिकलशिप की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और आज स्कॉटलैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी नौकरी करता रहा है। लेकिन फिर सवाल वही है कि ऐसा क्या हुआ जो इस माशरे की सच्ची कहानी है? ऐसी कहानियां कैसे पैदा होती हैं जो आपको समझनी चाहिए? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं, ये कहानी मुझे खुद इस लड़के ने भेजी है। इस लड़के का नाम है जैन और जैन स्कॉटलैंड में यानी एडिनबरा में एक ज़माने से आबाद है। जैन कहता है कि वो लोग जो बहुत अरसा पहले स्कॉटलैंड आए, इंग्लैंड आकर आबाद हो गए, हमारा ख़ानदान उन ख़ानदानों में से है। ही सेड एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 1962 में, 1963 में हम लोग UK आके आबाद हो चुके थे। अब ज़रा इमेजिन करें, जो फैमिली 1962 में, 63 में UK जा चुकी होगी, सो प्रॉबेबली 70-75 साल हो चुके हैं। जिस ख़ानदान को 75 साल वहाँ रहते हुए हो चुके होंगे, वो कितने एस्टैब्लिश्ड हो चुके होंगे, वो कितने अपने कामों को जानते होंगे, UK का कल्चर जानते होंगे, स्कॉटलैंड को जानते होंगे। वो बस चुके हैं वहाँ पर। बसना ज़रूरी होता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि रहने में और बसने में बड़ा फ़र्क होता है। आप किसी जगह रह रहे होते हैं, लेकिन शायद आप बस नहीं रहे होते, तो ये लोग बसे हुए हैं। ये वहाँ पर स्कॉटलैंड के अंदर बसे हुए हैं। एनीवेज जनाब, जब जैन बड़े होते हैं, जैन की शादी की उम्र होती है, तो पूरा ख़ानदान, और इनका ख़ानदान बड़ा वेल टू डू है, पैसे की कोई कमी नहीं है। इनका ख़ानदान ये फैसला करता है कि जैन की जिस तरह की नेचर है, ना ये वोमनाइजर है, ना इसे पार्टीज़ का शौक है, ना ये ड्रग्स करता है, ना ये सिगरेट पीता है, शराब को हाथ भी नहीं लगाता, और जैन की कोई गर्लफ्रेंड ज़िंदगी में नहीं रही है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई सिलसिला नहीं रहा है कि जैन को ये कहा जाए कि अपनी मर्ज़ी से कर लो। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके बारे में शायर कहता है कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो जैन मान जाता है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ जहाँ मेरे माँ बाप कहें। सो फैमिली ये डिसाइड करती है कि हमने ओवर द इयर्स ये देखा है कि जब भी बहुएं हम पाकिस्तान से लेकर आए हैं तो वो आबाद रही हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से बहू लेकर आएंगे। फैसला हो जाता है और इस फैसले के बाद पूरा ख़ानदान पाकिस्तान आ जाता है। रिश्ता हंटिंग शुरू हो जाती है, पूरा ख़ानदान आ जाता है। वजह ये कि जैन से मोहब्बत इतनी है कि हर कोई उसके लिए लड़की ढूंढना चाहता है। पैसे की कमी कोई नहीं है, सब गेस्ट हाउसेस बुक करते हैं और पाकिस्तान आकर कुछ अरसे में रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड फाइनली उनकी कोशिश जो होती है वो अपनी उस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की लड़की हो, ताकि वो हमारे निज़ाम में आकर सेटल हो सके। अच्छा, ये समहाउ पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्म बना हुआ है।
ये एक मिसनोमर कह लें इसको, ये इसको एक बिद्दत कह लें, ये एक अजीब सा कल्चर है हमारे यहाँ कि बहू लानी है तो फाइनेंशियली इकोनॉमिक यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में आपसे नीचे होनी चाहिए ताकि वो घर में आबाद हो सके। लिहाजा ये लोग यही सोचते हैं और एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की इन्हें पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम है आयशा। ये वहाँ पर रिश्ता कर देते हैं, शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। इनफैक्ट इतने धूमधाम से होती है कि दुबई से तोहफे मंगवाए जाते हैं, यूके से तोहफे मंगवाए जाते हैं जो इन्होंने लड़की वालों को पहनावनियों में देने, जो इन्होंने बारातियों को देने। किस किस को आईफोन नहीं लेकर दिया इन्होंने। तो वो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है आयशा की, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि हर वो लो मिडिल क्लास की लड़की या पाकिस्तान की शायद हर लड़की जो एक फेरी टेल वेडिंग एक्सपेक्ट करती है, आयशा की और जैन की शादी में ऐसी कौन सी कमी थी। दैट वॉज प्योरली अ फेरी टेल वेडिंग। तो वो शादी हो जाती है और उस शादी के बाद आयशा को लेकर सब स्कॉटलैंड निकल पड़ते हैं। अब ये जिंदगी में आयशा का अगर बात करें ना, आयशा का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जिंदगी में पहली बार आयशा जहाज में बैठी है। जिंदगी में पहली बार उसने डिजाइनर कपड़े पहने। जिंदगी में पहली बार उसने आईफोन अपने हाथ में देखा है। जिंदगी में इतना पैसा, इतनी रोशनी आयशा ने कभी पहले नहीं देखी थी। लेकिन आयशा ने फाइनली ये रोशनी देख ली और आयशा की जिंदगी में ये बहार आ गई। अब जब ये यूके आ जाते हैं, यूके से मुराद है स्कॉटलैंड आ जाते हैं, एडिनबरा आ जाते हैं। यूके से मुराद इसलिए है कि ये यूनाइटेड किंगडम इज पार्ट ऑफ 3 कंट्रीज, स्कॉटलैंड इज वन ऑफ देम। सो ये जब एडिनबरा आ जाते हैं और एडिनबरा आने के बाद हनीमून के पीरियड के बाद फाइनली जैन की नौकरी रिज्यूम हो जाती है और जैन काम पर जाना शुरू हो जाते हैं। एक दिन गुजरता है, एक हफ्ता गुजरता है, 1-2 महीने गुजरते हैं और फिर आयशा जैन से कहती है कि मैं घर बैठ बैठ कर बोर हो चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ, पर इस तरह मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। जैन बीइंग अ वेरी कोऑपरेटिव हस्बैंड, जैन बीइंग अ नाइस हस्बैंड, जैन उसको कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ और बीइंग अ सपोर्टिव हस्बैंड मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। लिहाजा अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें काम करने की इजाज़त देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही होता है कि काम करे तो करे क्या। आयशा के पास टेक्निकली सिर्फ एफए की क्वालिफिकेशन है। आयशा के पास इससे ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। वो खूबसूरत होती है बट खूबसूरती इज नॉट अ क्वालिफिकेशन व्हेन यू आर लिविंग इन द यूके। सो सवाल ये है कि अब काम करे तो करे क्या। लिहाजा जैन क्या करता है, जैन अपनी कंपनी में बात करता है और उसकी कंपनी में आयशा को नौकरी मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, ये मैं आपको बताता हूँ इस एक छोटे से कप के बाद। आयशा को जैन की कंपनी में नौकरी मिल जाती है और एक अच्छे हस्बैंड और वाइफ की तरह दोनों रोज सुबह उठकर नौकरी पर जाना शुरू हो जाते हैं। 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, फिर एक दिन जैन का जो डायरेक्टर होता है, एक गोरा बॉस, उसकी नजर आयशा पर पड़ती है। अब सोचें, ये गोरा है, ये डिवोर्स्ड है, ये पैसे वाला है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये जैन का बॉस है और वो कहता है कि आयशा तो मुझे बड़ी टैलेंटेड लगती है, इसे मेरी टीम में होना चाहिए। जैन ये बात सुनकर खुश भी होता है कि अच्छा है, मैंने इतना कुछ इससे सीखा है, आयशा भी बहुत कुछ सीखेगी और अच्छा है हम लोग एक ही टीम में काम करेंगे। लेकिन शायद जैन को उसके बॉस की नीयत का अंदाजा नहीं होता। आयशा उस गोरे बॉस के साथ काम शुरू कर देती है और उसको तब समझ में आता है उस गोरे के साथ काम करते करते कि पैसा तो आयशा ने देख लिया जैन के घर पर, लेकिन पावर क्या होती है ये आयशा को अंदाजा अब हुआ। और जैसे जैसे वो उस गोरे के साथ काम करती रही, उस गोरे के और आयशा के बीच में कुर्बत बढ़ती रही और आयशा ने किसी किस्म का कोई इनकार नहीं किया और जैन खुश था। जैन इस बात पे खुश था कि मेरी बीवी सीख रही है, तरक्की कर रही है और मैं अपनी बीवी की तरक्की में खुश हूं। यहां तक कि वो गोरा बॉस आयशा को जैन का बॉस बना देता है। ये एक ऐसी चीज है जो शायद जैन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, बट ही वाज स्टिल हैप्पी कि एटलीस्ट ये प्रोग्रेस तो कर रही है, ये जिंदगी में आगे तो बढ़ रही है। कहाँ हैं ऐसे मर्द, हम तो कंटेंट बना बना के मर गए कि यार शायद पाकिस्तान के मर्दों को ये सिखा सकें कि अपनी बीवियों की कामयाबी में खुश हुआ करते हैं।
लेकिन यहां तो कहानी कुछ और है, यहां तो गंगा उल्टी बह रही है। एनीवेज, आयशा के अब तौर तरीके बदलने लगते हैं। अब उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास वो सब कुछ है जो शायद उसने कभी जिंदगी में लाहौर में रहते हुए इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन मेरी जिंदगी ऐसे बदलेगी। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है। जैन को अब थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू होता है। वो कहता है कि हम भी ऑफिस में काम करते हैं, इतनी लेट नाइट सेटिंग्स तो हमारी नहीं होती, हम भी काम करते हैं, इतनी मीटिंग्स में तो हम नहीं जाते, जिन जिन शहरों में ओवरनाइट स्टे की जरूरत नहीं होती है वहां पर ये गोरा और आयशा क्यों जाते हैं। जैन को शक होने लगता है और एक दिन वो उसको ऑफिस में अपने बॉस के साथ देख लेता है और वो सस्पिशियस मैसेजेस पहले ही देख चुका होता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन बीइंग ए वेरी मैच्योर पर्सन, जैन ये फैसला करता है कि मुझे लड़ना झगड़ना नहीं है, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहे। फिर जैन उससे एक सवाल पूछता है, वो आयशा को कन्फ्रंट करता है, सामने बिठाता है, वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो आयशा कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो कहती है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा नॉर्मल था। लेकिन आयशा का बिहेवियर टुवर्ड्स जैन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज हो रहा था। अब मुझे नहीं पता कि आपकी वीडियो देख रहे हैं आप एक मर्द हैं या आप एक औरत हैं, लेकिन यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया है ना कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। पता है क्यों? क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आपकी हरकत और सकनात बदलती है ना, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको पता चल जाता है, उसको आपके एक्सप्रेशन से, आपके उठने बैठने से अंदाजा हो जाता है। अगर आप वालिदैन हैं, आपका बच्चा किसी गलत बच्चे से दोस्ती करेगा, आपको पता चल जाता है, उसके जुमलों से आपको अंदाजा हो जाता है। लिहाजा जो जैन है उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पिछले कुछ अरसे में अंदाजा होता रहा कि आयशा का बिहेवियर बदल रहा है। जितना वो पैसा कमाती है, और अंदाजा होता है ना कि सैलरी पे कितने पैसे मिलते हैं, उससे ज्यादा वो पाकिस्तान भेजती है। जितने महंगे वो बैग्स लेके घूम रही है, ये इस तनख्वाह में आ नहीं सकते। वो स्पोर्ट्स कार में घूम रही है, पाकिस्तान में जमीन खरीद रही है, एक घर खरीद कर बनाकर घर वालों को भेज दिया। ये इतने पैसे की ब्लेसिंग्स कहां से आ रही हैं? जैन तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आयशा से ये सवाल पूछता है। आयशा आगे से कहती है कि तुम्हारा काम नहीं है, इट्स नॉट योर प्रेरोगेटिव टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। तुम्हारा सवाल बनता नहीं है, मेरा पैसा मेरी मर्जी, नौकरी से बने कहीं और से बने, तुमको क्या। लिहाजा जैन परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर, इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की लेट सिटिंग, इस तरह की बॉस की और इसकी कुर्बत, दिस इज नॉट, वो कहता ना शायर कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर के इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये तो नहीं है मैंने एक्सपेक्ट किया था इस जिंदगी के साथ, इस शादी के साथ। लिहाजा बीइंग मैच्योर, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं पाकिस्तान से लाया था, तुम्हारा टिकट कराता हूँ, क्योंकि तुम अभी भी मेरे वीज़े पे तो हो नहीं, तो तुम पाकिस्तान जाओ, वहाँ जो करना है करो, विल कॉल इट ऑफ, हम इसको ख़त्म करेंगे, इस रिश्ते को मुकाएंगे, इसको रखेंगे नहीं। सो आयशा इस पर कहती कि आई एग्री टू दैट, तुम चाहते हो मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊँ, मैं जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। जैन की एक आवाज़ पर वो आयशा जो ऑलरेडी जैन की बॉस बन चुकी है, जिसका अफेयर डायरेक्टर के साथ चल रहा है, जो जैन से बेशुमार गुना ज्यादा पैसा जायज तरीके से और कितना ना जाने नाजायज तरीके से कमाती है, जो कमाती है पाकिस्तान भेजती है। पाकिस्तान में तो वारे न्यारे हो चुके हैं। और एक बार जैन ने कहा और उसका सर तस्लीम खम, दैट्स टू गुड टू बी ट्रू। जैन कहता है कि मैं टिकट करा रहा हूं, मैं तुम्हें पाकिस्तान के लिए एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूं, बैग पैक करो। और आयशा बैग पैक कर लेती है और जैन एक अच्छे हस्बैंड की तरह गाड़ी में बिठाकर उसको एयरपोर्ट लेकर आता है। वो साहिर लुधियानवी का शेर मुझे याद आ रहा है कि तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। लिहाजा जैन उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है, बोर्डिंग होती है, आयशा जहाज पर चढ़ती है, बोर्डिंग हो चुकी है, आयशा जाने वाली है, जैन गाड़ी स्टार्ट करता है, घर आ जाता है। लेकिन कहानी में होता यह है कि आयशा जहाज से उतर जाती है,
वो पाकिस्तान की फ्लाइट नहीं लेती है, वो एयरपोर्ट से कैब कराती है और सीधा उस गोरे डायरेक्टर के पास जाती है और कहती है कि जैन ने मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस किया है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। और कहानी एक बार फिर बदल जाती है। जैन का वो डायरेक्टर बॉस, वो गोरा, आयशा के लिए एक लॉयर अरेंज करता है। अब आयशा एलिमनी का केस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, डिवोर्स का केस करती है और जैन की जिंदगी तबाहो बर्बाद होकर रह जाती है। जो पेंट हाउस इसने बनाया जिसमें ये दोनों रहते थे, अब वो भी नजर हो गया इन कोर्ट केसेस की। जो स्पोर्ट्स कार उसने लेके रखी वो उसको बेचनी पड़ी। जैन कहां था उस कंपनी में और कहां से उठकर वो कहां आ पहुंचा। अगर आपको अब इस कहानी में ये लगता है कि सब कुछ आयशा का किया धरा है, तो एक बात साइकोलॉजिकली जान लें कि औरत अपना घर बर्बाद करने के लिए कभी इतनी बड़ी बड़ी मूव्स नहीं लेती है जब तक उसको कहीं से कोई शय हासिल नहीं होती है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो ऑलरेडी उस गोरे की, उस डायरेक्टर की शय हासिल थी। पिछले 2 साल से जैन ये कोर्ट केसेस भुगत रहा है। जो कमाया, जो बचाया, सब इसकी नज़र हो चुका है। इन लीगल फीस की नज़र हो चुका है। उसका घर गया, उसकी गाड़ी गई, उसकी स्पोर्ट्स कार गई, उसकी बीवी गई और सबसे बढ़कर उसकी नौकरी भी चली गई। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जैन के साथ तो बहुत ज्यादती हुई, लेकिन आयशा का क्या बना? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जैन ने जब मुझे ये कहानी भेजी तो उसने जिक्र किया, क्या मैं आपके साथ शेयर करूं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डजंट रियली मैटर। उसकी वजह यह है कि जब किसी इंसान का मॉरल कंपस करप्ट हो चुका हो, जब वो तबाही के धाने पे खड़ा हो, जब वो आगे बढ़ना ना चाहता हो, जब वो सारे काम आपकी मंशा के खिलाफ करे, तो पीछे मुड़कर आपने उसको छोड़ दिया, जैन ने इस केस में उसको छोड़ दिया, तो अब लॉजिक नहीं बनती है कि मुड़कर ये देखें वो आगे बढ़ी, उसने तरक्की की, उसका क्या बना। इफ शी वॉज मॉरली करप्ट, तो इट डजंट रियली मैटर कि आप मुड़कर देखें। ये निशानी है एक सिक्योर इंसान की। आपको सिक्योर इंसान बनना पड़ता है। बट जस्ट इन केस यू वांट टू नो, कुछ लोगों को हैप्पी एंडिंग की ज़रूरत होती है। आयशा के साथ वही हुआ जो शायद ऐसे केसेस में होना चाहिए। वो जो गोरा था वो 4 दिन तो अय्याशी कर गया, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रह नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि आई एम अ पार्टी मैन, आई एम अ पार्टी एनिमल। मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो तुम उसके साथ करके आई हो, कल को तुमने मेरे साथ भी ये करना है। लिहाजा आयशा को भी नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि गोरा अपनी रिप्यूट तो खराब नहीं करना चाहता। ये सिर्फ पॉन्स थे जिनको इस्तेमाल किया गया। आयशा ने फिर ये सोचा, पाकिस्तान राब्ता करती हूँ, जहाँ मैंने इतना पैसा भेजा है, घर बनवाया है, गाड़ी बनवाई है, ज़मीन लिए, और उनसे कहती हूँ कि मुझे पैसे भेजें, मुझे ज़रूरत है। और पाकिस्तान में उसकी अपनी फैमिली कहती है कि वो जो कुछ था, जो कुछ तुमने भेजा था, वो हमने अपने नाम कर लिया, बेटे की शादी कर दी है, सब कुछ अब हम आबाद हैं, तुम करो जो करना है, तुम करती रहो। लिहाजा उसको कोई कुमक यहाँ से भी नहीं आई, उसको बैक एंड सपोर्ट यहाँ से भी नहीं मिली। एंड दैट इज़ प्रॉबेबली द कार्मा जो हर्ट करता है। इस कहानी का, टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई कंक्लूजन आपको देना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके कमेंट्स क्या हैं और आप जैन को इस सब कुछ होने के बाद क्या मशवरा देते हैं। लेकिन चंद एक बातें यहाँ पर जहन में रखनी ज़रूरी हैं। पहले, इसको साइकोलॉजी के अंदर सडन वेल्थ सिंड्रोम कहते हैं कि जब किसी इंसान को पावर, स्टेटस, पैसा इकट्ठा मिल जाता है, डोपामीन की इतनी हिट मिल जाती है, तो कुछ अरसे के लिए उसका मॉरल कंपस खराब हो जाता है। उसको सच में और झूठ में, अच्छाई में और बुराई में फ़र्क महसूस नहीं होता। हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि पैसा इंसान को बदल देता है। एक बात याद रखिएगा, पैसा आपको बदलता नहीं है, पैसा आपको एक्सपोज कर देता है। और जब एक इंसान एक्सपोज हो जाता है, वो दोबारा छुपने की, दुनिया की लाइमलाइट से हटने की कोशिश करता है, पर वो कोशिश नदारद जाती है, बेकार जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हार्वर्ड ने इसके बारे में पूरी एक रिसर्च कर रखी है। हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट हैं मुलियनेसन, वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ना स्केर्सिटी माइंडसेट होता है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी है। और ये हर केस में नहीं, ये चंद केसेस की बात कर रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा गुर्बत देखते हैं तो उसके बाद
उनके जहन में स्केर्सिटी माइंडसेट का तोड़ पता है क्या होता है? पैसा नहीं होता है, होर्डिंग होता है कि हम जमा कर लें। यहां से पावर मिल रही है, जिस भी कीमत पर मिल रही है, चाहे वो इज्जत की कीमत पे मिलती है, चाहे वो शादी के तबाह होने की कीमत पे मिलती है, घर के बर्बाद होने की कीमत पे मिलती है, हमें चाहिए, पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, रुतबा भी चाहिए, वो जमा करते रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब चीज़ें जमा हो जाती है ना, वो गल जाती हैं, वो सड़ जाती हैं, उनमें बदबू पैदा हो जाती है। मैं इस कहानी का कोई एनालिसिस आपको नहीं दे रहा, ये डार्क रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की, ये सच्ची कहानियाँ हैं हमारे माशरे की, जहाँ पर मर्द सुनने को तैयार नहीं है, जहाँ पर औरतें समझने को तैयार नहीं है, और जहाँ पर रिश्तेदार और ख़ानदान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ किसी को कोई हस्बे आरज़ू न मिला, यहाँ किसी को कोई हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और किसी को तू न मिला।